अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस YouTube चैनल आज़ादी की कहानी के 8वें भाग में। अभी तक जो कुछ भी मैंने आपके सामने रखा उसके आगे की चर्चा करते हुए मुझे आपको बताना है कि ऐतिहासिक परिवेश में भारत के विभिन्न भागों में उग्रवादी आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका व्यापक प्रभाव अंग्रेजी शासन पर पड़ा। उग्रवाद एवं आतंकवाद का प्रस्फोटन उत्तरी बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में भी परिलक्षित हुआ, जिसके कारण प्रमंडलीय एवं प्रांतीय शासन को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। उग्रवादी आतंकवादी आंदोलन की उत्पत्ति के अनेक कारण एवं प्रेरक तत्व थे। उनमें मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। सबसे पहला यह कि अंतरराष्ट्रीय प्रेरक तत्व और दूसरा राष्ट्रीय प्रेरक तत्व। अंतरराष्ट्रीय प्रेरक तत्वों में सर्वाधिक प्रमुख था दक्षिण अफ्रीका में भारतवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। दक्षिणी अफ्रीका की गोरी सरकार भी ब्रिटिश प्रशासकों के समान शोषण की नीति पर ही चल रही थी। वहां बसने वाले भारतीयों के साथ असमानता का व्यवहार और उनको अपने से निम्न स्तरीय समझना वहां के प्रशासकों के लिए साधारण सी बात थी। इसका परिणाम यह निकला कि अफ्रीका में बसे भारतीय मूल के लोग गोरी सरकार के क्रियाकलापों से क्षुब्ध हो गए और उनमें राजनीतिक चेतना भी विकसित हो चुकी थी। दक्षिणी अफ्रीका में वकालत आरंभ करने वाले बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी के लिए भारतीयों की यह सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति असह्य थी। इस शोषण एवं असमानता के व्यवहार को वे दुनिया के सामने लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने वहां शांतिपूर्ण प्रतिरोध एवं सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निश्चय किया। गांधी के इस कार्य से प्रभावित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अनेक प्रस्ताव पारित कर अफ्रीका की गोरी सरकार के इस पक्षपातपूर्ण नीति की घोर निंदा एवं आलोचना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने सरकार से यह अनुरोध किया कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, परंतु सरकार ने इस अनुरोध की अवहेलना की। इस तरह यह साफ स्पष्ट होता है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रश्न को लेकर भारतीय शिक्षित समुदाय में उत्तेजना एवं आक्रोश की भावना निरंतर विकसित हो रही थी। वे इस बात से प्रसन्न थे कि गांधी जी ने जो आंदोलन वहां चलाया उसके फलस्वरूप अफ्रीका की गोरी सरकार को वहां बसे भारतीयों को कुछ रियायतें देने पर विवश होना पड़ा। भारत में भी वो वैसा ही किया जाना अत्यंत आवश्यक मानने लगे। जिस समय उग्रवाद एवं आतंकवाद का प्रादुर्भाव हो रहा था, उसी समय आधुनिक जापान का भी अभ्युदय हो रहा था। रूस को पराजित करने का गौरव प्राप्त करने वाले छोटे से देश जापान से प्रेरित होकर भारतीयो68 ने उग्रवादी एवं आतंकवादी क्रांति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन स्वीकार किया। 1868 के बाद हुए आधुनिक जापान के उदय से यह प्रमाणित हो गया कि एक पिछड़ा हुआ एशियाई देश विकसित देशों की सहायता और मार्गदर्शन के बिना भी प्रगति कर सकता है। मात्र कुछ दशाब्दियों में ही जापान एक प्रथम श्रेणी के औद्योगिक देश एवं सैनिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। जापान ने अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु अनेक कार्यक्रमों को अपनाया, जिसमें भारतवासियों को भी आकर्षित किया। जापान में प्राथमिक शिक्षा की योजना को संपूर्ण देश में दृढ़ निश्चय के साथ क्रियान्वित किया गया। साथ ही देश में एक कुशल एवं आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था को विकसित किया गया, जिसने जापान के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया।
1905 में विशालकाय रूस को युद्ध में पराजित कर जापान ने स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इससे इस मिथ्या भ्रम का भी अंत हो गया कि गोरी जाति अजेय है। अब भारतवासियों के हृदय में यह भावना घर कर गई कि वे भी ब्रिटिश निरंकुशतावादी शक्ति को पराजित कर सकते हैं तथा इसके लिए उन्हें अंततः उग्रवादी एवं आतंकवादी तरीकों को ही अपनाने पर विवश होना पड़ेगा। इस भ्रम के टूटने से भारतीयों में यह नई आशा संचारित हुई कि वे भी ब्रिटिश शासन को समाप्त करने में सफल हो सकते हैं और अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। इस तथ्य पर कराची क्रॉनिकल में प्रकाशित एक लेख से भी प्रकाश पड़ता है, जिसमें लिखा कि जो कुछ एक एशियाई ने किया उसे दूसरा भी कर सकता है। यदि जापान रूस की पिटाई कर सकता है तो भारत भी उतनी ही आसानी से इंग्लैंड की पिटाई कर सकता है। हमें अंग्रेजों को समुद्र में धकेल देना चाहिए और जापान के साथ विश्व के महान देशों में अपनी जगह बनानी चाहिए। उग्रवादियों में यह विश्वास दृढ़ होता गया कि सशस्त्र क्रांतिकारी साधनों को उपयोग में लाकर वे आंग्ल उपनिवेशवाद को समाप्त कर सकते हैं। एक बार हीन भावना से मुक्त पाने के बाद भारतवासियों ने विदेशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष के मार्ग का अनुसरण करना अपना प्रधान दायित्व माना। वस्तुतः इस घटना ने उन भारतीयों को व्यापक रूप से अवश्य प्रभावित किया जो येन केन प्रकारेण अंग्रेजों के शासन का अंत चाहते थे। वे उग्रवादी एवं आतंकवादी तरीकों को अत्यधिक उपयोगी और प्रभावकारी समझने के लिए बाध्य हो गए। इस तथ्य पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी में लिखा कि उस समय तक यह विश्वास किया जाता था कि एशियाई लोगों में से भले ही कुछ लोगों ने व्यक्तिगत साहस एवं वीरता का परिचय दिया हो, तथापि वे गोरी जाति के मुकाबले धैर्य एवं साहस के साथ खड़ा होने में सक्षम नहीं थे। किंतु रूस जापान युद्ध ने इन विश्वासों को बुरी तरह हिला दिया और लोग यह समझने लगे हैं कि एशियाई देशों द्वारा अपने स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण कर अपने यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों के बराबरी का स्तर प्राप्त करना अपने आप में असंभव नहीं है। इस तरह जापान द्वारा रूसी जार को पराजित किया जाना और जापान की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होना इस तथ्य का परिचायक था कि भारतवासी अब आतंकवाद और क्रांतिकारी साधनों पर विश्वास करने लगे थे। वे ऐसा मानने लगे कि उपनिवेशवाद एवं आर्थिक शोषण को क्रांतिकारी आंदोलन से ही समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की घटनाएं केवल जापान में ही नहीं घटी, बल्कि आयरलैंड, रूस, चीन तथा मिस्र आदि विश्व के अनेक देशों में इस प्रकार की क्रांतिकारी घटनाएं घटित हो रही थी, जिनका प्रभाव भारत के उग्रवादियों पर पड़ रहा था। इसके अतिरिक्त अफ्रीका के बोअर युद्ध ने संघर्षवादियों के इस विश्वास को पुख्ता कर दिया कि नम्रता के साथ साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवादी शक्ति से मुक्ति नहीं पाई जा सकती है। उनसे मुक्ति पाने का सर्वाधिक प्रभावकारी और उपयोगी साधन उग्रवादी क्रांति ही है। बाल्कन राज्यों के ओटोमन सल्तनत से मुक्ति और अबिसिनिया द्वारा इटली की सेना की पराजय ऐसी अंतरराष्ट्रीय घटनाएं थीं जो भारतवासियों को भाग्यवादी साधनों से दूर ले जा रही थी तथा उनको बाध्य कर रही थी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे अन्य साधनों का सहारा लें, नई नीतियों एवं कार्यक्रमों को अधिग्रहित करने के लिए प्रयत्नशील हों। उपर्युक्त अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने यह भी सिद्ध कर दिया कि क्रांतिकारी एवं संघर्षपूर्ण तरीकों से ही उपनिवेशवादियों को के चंगुल से छुटकारा पाया जा सकता है। रूस में क्रियाशील गुप्त समितियां अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो रही थीं एवं उनके कार्यक्रम भी भारतीयों को प्रेरित कर रहे थे, लेकिन भारतवासियों पर
सर्वाधिक प्रभाव लेनिन द्वारा उपयोग में लाए गए साधनों का पड़ा। जब लेनिन ने आतंकवादी गतिविधियों का विरोध करके जार के शासन के विरुद्ध जन संगठनों के निर्माण की अपील की तो इसका व्यापक प्रभाव स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों पर पड़ा। इन घटनाओं ने भारतीय देशभक्तों को आतंकवाद एवं संघर्षवाद की ओर आकर्षित किया। भारत में उग्रवादी क्रांति की उत्पत्ति एवं विकास के अनेक अन्य कारण भी थे। संघर्षवादी राष्ट्रवाद के उदय का एक प्रभावकारी प्रेरक तत्व उदारवादियों द्वारा राष्ट्रवाद के मार्ग में पैदा किया जा रहा गतिरोध भी था। तर्कशास्त्र के नियमानुसार कोई भी स्थिति एवं आंदोलन गतिहीन नहीं रह सकता। स्वभावतः या तो वह प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है अथवा उसका अपकर्ष हो जाता है। चूंकि उदारवादी आंदोलनकारी को आगे नहीं ले जा रहे थे, इसलिए यह स्वाभाविक भी था कि दूसरे लोग इस काम को अपने हाथ में ले लें और इसे गतिशील रखें। इतिहास सदैव अपने विकास के लिए माध्यम की तलाश में रहता है और उग्रवादियों ने इस अहम आवश्यकता की पूर्ति हेतु सतत प्रयत्न किए। संघर्षवादी आंदोलन में गतिरोध उत्पन्न नहीं करना चाहते थे और न ही संघर्ष को अप्रभावकारी स्वरूप प्रदान करना चाहते थे, बल्कि अपने सर्वोपरि लक्ष्य स्वतंत्रता की प्राप्ति के निमित्त नए नए साधनों को उपयोग में लाना चाहते थे ताकि प्रभावशाली ढंग से उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। 1892 से 1905 के बीच भारत में अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबद्ध घटनाएं घटित हुईं। लॉर्ड कर्जन द्वारा ऐसी नीतियों का क्रियान्वयन किया गया जिसे नरम दल वालों को घोर निराशा हुई। वे हतोत्साहित हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निरंतर दबाव के कारण प्रशासन के भारतीयकरण और विधान निर्माण के कार्य को जनतांत्रिक आधार देने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। 1892 का अधिनियम पूर्णतः निराशाजनक सिद्ध हुआ था, जिसका उग्रवादियों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। वे ऐसा समझने को विवश हुए कि अंग्रेज अपने हितार्थ भारतीयों का शोषण निरंतर जारी रखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से मौजूदा राजनीतिक अधिकारों पर भी गंभीर आघात किए। इसका परिणाम यह निकला कि अनेक भारतीय पत्रकारों, समाचार पत्र के संपादकों एवं प्रकाशकों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें लोकमान्य तिलक तथा पंजाबी पत्रिका सहित अन्य राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी शामिल थे। इसके कारण भी भारतीयों में अधिक क्षोभ बढ़ा। ब्रिटिश प्रशासक गिरफ्तारी एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने में विश्वास रखते थे। इस कारण से भी भारत में प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इस स्थिति के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा कि सरकारी अधिकारी पूर्णतः स्वार्थांध होकर राष्ट्रीय आकांक्षाओं का खुले तौर पर विरोध करते हुए उसे कुचलने का प्रयास करते थे। वे भारतीयों को हीन दृष्टि से देखते थे। ऐसे अवसर पर जब अंग्रेज विरोधी संगठनों को सरकारी अनुमति नहीं दी गई, प्रेस का मुंह बंद कर दिया गया, सार्वजनिक सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए और सरकार की मामूली आलोचना करने पर भी उनका क्रूरतापूर्वक दमन किया गया, तब इस परिवेश में केवल ज्ञापन देने से ही भारतीय संतुष्ट कैसे हो पाते। अतः यह स्वाभाविक ही था कि सरकारी दमन चक्र के प्रतिकूल वे क्रांतिकारी एवं उग्रवादी साधनों की खोज करें। फलतः वे प्रतिक्रियावादी बन बैठे एवं उग्रवादी आतंकवादी साधनों का सहारा लेकर सरकार की दमनात्मक नीति का समुचित प्रत्युत्तर देने लगे। तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासन के कार्यों से भी स्पष्ट होता है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में उनकी नीति प्रगतिशील नहीं थी और इसमें भी उन्होंने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था।
तथा दमनकारी नीतियां अपनाई जाने लगी थी। ब्रिटिश प्रशासन प्राथमिक एवं तकनीकी शिक्षा की अवहेलना करने लगा तथा इसके प्रचार प्रसार का विरोध किया। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा के प्रचार को भी प्रतिबंधित किया जाने लगा। यह कहना गलत नहीं है कि रंग भेद की नीति का अनुपालन, अंग्रेजों का भारतीयों के साथ घमंडपूर्ण व्यवहार एवं ब्रिटिश शासन के प्रति अविश्वास ऐसे प्रेरक तत्व थे जो भारतीयों में अधिक असंतोष एवं क्षोभ उत्पन्न करने में सफल हुए, जिसके कारण भारतवासी उग्रवाद की ओर अग्रसर हुए। वस्तुतः भारतीयों को कुचल कर रखने की प्रवृत्ति भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी कदम उठाने में प्रोत्साहन देने वाली सिद्ध हुई। तीन दिसंबर 1903 को लॉर्ड कर्जन द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। कर्जन की यह घोषणा ब्रिटिश सरकार की अदूरदर्शिता का परिचायक था। इतिहासकारों की दृष्टि में कर्जन की इस घोषणा ने भारतीयों को उग्रवाद एवं आतंकवाद की ओर गतिशील किया। वे लोग उत्तेजित हो उठे एवं आतंकवादी साधनों का प्रयोग करना अपना प्रथम लक्ष्य मानने लगे। भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने कर्जन के इस भंग की योजना को इस अर्थ में लिया कि भारत की राष्ट्रवादी शक्तियों के बीच फूट डालने की इच्छा से ही यह घोषणा की गई है। यदि इसे क्रियान्वित किया गया तो इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह होगी कि अधिकांश राष्ट्रवादी आतंकवाद की ओर उन्मुख हो जाएंगे। 19वीं शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों में भारत की अंग्रेज सरकार उन मुस्लिम समर्थक तत्वों का, जो सामंत एवं भूस्वामियों के समान ही थे, राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध अधिकाधिक प्रयोग कर रही थी। लॉर्ड कर्जन ने इस नीति को और अधिक तेजी से प्रोत्साहित किया, जिसका व्यापक कुप्रभाव भारतवासियों पर पड़ा। इन नीतियों के क्रियान्वयन से भारतवासियों को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेजों के मन में भारत को गुलाम बनाए रखने की भावना अब तक प्रबल रूप में मौजूद है। लॉर्ड कर्जन, जो सन 1898 से 1905 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, ने जन भावनाओं की सर्वथा उपेक्षा की और भारतीय जनता की उचित मांगों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत कर्जन ने जन आकांक्षाओं को निर्ममता के साथ कुचल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वे लोग प्रतिक्रियावादी बन गए। वह मुक्त कंठ से यह कहा करता था कि भारतीय उच्च सरकारी पदों पर नियुक्ति की योग्यता नहीं रखते। भारतीयों को कर्जन हीन दृष्टि से देखता था। जब तक वह भारत का वायसराय रहा, उस दौरान अनेक अलोकप्रिय अधिनियम बनाए गए एवं उन्हें क्रियान्वित किया गया। उदाहरण स्वरूप कुछ अलोकप्रिय अधिनियम जैसे 1899 का कलकत्ता का कॉरपोरेशन अधिनियम, 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित अधिनियम एवं सरकारी गोपनीयता अधिनियम आदि अनेक उदाहरण हैं। कर्जन द्वारा क्रियान्वित सीमा संबंधी नीति ल्हासा को भेजे गए मिशन के प्रति भी भारतीयों में अत्यधिक क्षोभ था। इस समय ऐसा महसूस किया जा रहा था कि ब्रिटिश सरकार येन केन प्रकारेण अपनी विस्तारवादी नीति को जारी रखना चाहती थी तथा इसमें किसी प्रकार का गतिरोध उन्हें बर्दाश्त नहीं था। विस्तारवादी नीति को क्रियान्वित करने के लिए भारतीय सैनिकों की ही बलि नहीं चढ़ाई जा रही थी, बल्कि भारतीय हितों की भी बलि चढ़ाई जा रही थी। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय शिष्टमंडल से मिलने तक से इनकार कर दिया। तदुपरांत बाल कृष्ण गोखले एवं लाला लाजपत राय ने भारत सरकार की इस मनमानी से इंग्लैंड के लोगों को अवगत कराने हेतु ब्रिटेन की यात्रा की, लेकिन उनके दृष्टिकोण एवं विचारों को इंग्लैंड में भी अवहेलना की गई और उन्हें निराश होकर भारत लौट आना पड़ा। लाला लाजपत राय बहुत अधिक प्रतिक्रिया में आ गए और अपनी निराशा को अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए अपने एक संदेश में उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता के लिए कटिबद्ध होकर संघर्ष करने की राय दी तथा अपील करने की नीति के परित्याग पर बल दिया। इससे यह साफ है
कि लाला लाजपत राय को भी यह विश्वास हो गया कि संघर्ष का तरीका ही अधिक उपयोगी है तथा आतंक पैदा कर ही अंग्रेजों को देश से भगाया जा सकता है। शेष अगले एपिसोड में। धन्यवाद।